चैनल में सभी का स्वागत है। आज हम क्या कर रहे हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में भाई मूल्य वृद्धि विधि का आप सबको फॉर्मूला समझाया था, तो आज उसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं जिससे आप सबको ज़्यादा क्लियर हो जाए चीज़ें। ठीक, तो आज हम उसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे, कोशिश करेंगे 4-5 क्वेश्चनों में जो थोड़े डिफ़िकल्ट टाइप के हैं, या कह सकते हो जिनमें ज़्यादा चीज़ें हमें निकालनी है या समझना है। ठीक, उसको हम करेंगे जिससे आप सबको जो मूल्य वृद्धि विधि है वो आसानी से क्लियर हो जाए कि भाई उसके भी प्रैक्टिकल कैसे निकालते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा, जिन बच्चों ने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है वो पहले पीछे वाला वीडियो देख ले, जिससे उन्हें फॉर्मूला याद हो जाए। ठीक, जिससे उन्हें फॉर्मूला याद हो जाए कि फॉर्मूला क्या था, जिससे ये समझने में आसानी हो। फिर भी मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर थोड़ी जगह पे। ठीक, और फिर उसके बाद हम देखते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या था, आप सब थोड़ा याद कर लीजिए। फॉर्मूला क्या था भाई, मूल्य वृद्धि विधि निकालने के लिए, या जीवीए जिसको हम कहते हैं सकल ग्रॉस वैल्यू एडेड या सकल मूल्य वृद्धि। ठीक, तो एमपी पे इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए क्या होता है, बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन, स्टॉक में परिवर्तन, और माइनस में होता है मध्यवर्ती उपभोग, मध्यवर्ती उपभोग। तो ये होता है आपका फॉर्मूला कि भाई जीवीए एट एमपी, ये निकालने के लिए, जीवीए एट एमपी निकालने के लिए आप क्या करते हो, बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन माइनस में मध्यवर्ती उपभोग। ठीक, तो ये फॉर्मूला आप सब उतार लीजिए। जिन बच्चों ने पीछे का वीडियो देखा है उन्हें तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि भाई ये बिक्री कैसे आया, स्टॉक में परिवर्तन कैसे आया। मैंने उसको जो पिछले वीडियो में है बड़े अच्छे से समझाया था कि भाई मूल्य वृद्धि विधि का मतलब क्या होता है, ये भी समझाया था। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा वो पीछे वीडियो देख लेना। अभी फिलहाल के लिए छोटा सा फॉर्मूला आप सबके सामने लिख दिया है मैंने, इसको उतार लीजिए। क्या होता है, बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन माइनस मध्यवर्ती उपभोग। अब जरा इनके आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा इजी है, उसके बाद थोड़ा सा इधर जाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या निकालना है हमें, जीवीए एट एमपी। ठीक, हिंदी में कहा जाएगा सकल मूल्य वृद्धि, किस पे, बाजार कीमत पे, या बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि निकालना है। ठीक, तो सब यहाँ पर देखो दो फर्म दे रखा है, ए और बी। तो दोनों का अलग अलग निकालना है, फर्म ए और फर्म बी दोनों की मूल्य वृद्धि निकालनी है। तो सबसे पहले हम फर्म ए की निकाल के देखते हैं। फर्म ए की मूल्य वृद्धि जीवीए जो है वो फर्म ए की, ठीक है, जीवीए निकाल रहे हैं हम फर्म ए की या फर्म ए की मूल्य वृद्धि। अब देखिए क्या था फॉर्मूला, बिक्री। अच्छा, बिक्री कितनी है, देखो फर्म ए द्वारा घरेलू बिक्री कितनी है, 4000 है, प्लस होगा। ठीक, उसके बाद देखिए क्या है, फर्म ए द्वारा निर्यात। अच्छा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे कैसे कंफ्यूज किया जाए क्वेश्चन में। अगर आपको घरेलू बिक्री दे रखा है तो निर्यात को क्या किया जाएगा, प्लस किया जाएगा। ये जो निर्यात होता है वो क्या होता है, विदेशों में जो हम बेचते हैं यहां से जो निर्यात किया जाता है, तो ये दोनों ही एक तरह से बिक्री हो गई, हमने बेचा है तो ये भी प्लस होगा। अब यहां पर एक चीज और समझ लीजिए, अगर आपको डायरेक्ट क्या दे रखा है, सिर्फ बिक्री दे रखा है, ये नहीं लिखा है घरेलू बिक्री, ऐसी कंडीशन में निर्यात प्लस नहीं होता है, क्योंकि बिक्री के अंदर ऑलरेडी वो इंक्लूड माना जाता है, ऑलरेडी उसके अंदर वो माना जाता है। हम जब सेकंड क्वेश्चन समझेंगे तो उसमें इस चीज को समझाऊंगा। तो क्या हो गया, 4000 प्लस 1000। उसका देखिए फर्म ए द्वारा क्रय, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई क्रय का मतलब क्या होता है, मध्यवर्ती उपभोग होता है, और मध्यवर्ती उपभोग को क्या करना है, हमें माइनस करना है। ठीक, तो माइनस करना है कितना, हमें 200 है, तो ये टोटल प्लस होकर कितने हो गए, 5000 माइनस 200 इक्वल टू कितना आ गया, 4800 करोड़, ये करोड़ों में है। ठीक, 4800 करोड़ क्या आ गया, फर्म ए का मूल्य वृद्धि आ गया। अब देखते हैं फर्म बी की। फर्म बी तो के दो ही कंपोनेंट दे रखे हैं, सीधा दे रखा है, एक तो बिक्री दे रखा है, जीवीए फर्म बी का बिक्री दे रखा है 2940। ठीक है, तो बिक्री में से और क्या दे रखा है इनका, फर्म बी द्वारा क्रय दे रखा है। क्रय क्या है, मध्यवर्ती उपभोग है, तो माइनस कर दो 1300। तो 2940 माइनस 1300 हमने माइनस किया तो 0, 4,
और 6 तो बच गए 1640। ये आ गया फर्म बी का जीवीए। अब एक चीज और समझ लीजिए कि फॉर्मूले में हमने देखा था कि भाई उसमें स्टॉक में परिवर्तन भी है, पर इसके अंदर स्टॉक में परिवर्तन नहीं है, तो स्टॉक में परिवर्तन हम 0 मान लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। जो कंपोनेंट नहीं दे रखा है उसको हम 0 मान लेते हैं, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखना है, ये नहीं कि कह दो कि भाई क्वेश्चन गलत है, ये तो क्वेश्चन ही टीचर ने गलत दिया है, ऐसा नहीं है, ठीक। अगर स्टॉक में परिवर्तन नहीं दे रखा है तो वो 0 माना जाएगा। अब ये हो गया जीवीए हो गया फर्म ए का जो कि 4800 निकला है, और जीवीए हो गया फर्म बी का जो कि 1640 निकला है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले हम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन करते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप सब इसको नोट कर लीजिए, अपने आप निकालने की कोशिश करना, क्योंकि मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इसके लिए स्पेस नहीं, इसको यहां पर सॉल्व करेंगे। तो पॉज करके वीडियो को इसको नोट कर लेना। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें निकालना है क्या है, एनवीए एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब शुद्ध मूल्य वृद्धि निकालने है किस पे, साधन लागत पर। साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे फॉर्मूला है बिल्कुल फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे। पहले हम जीवीए निकालेंगे, ठीक है, फिर उसको हम शुद्ध करेंगे, मतलब पहले हम सकल निकालेंगे भाई, सकल मूल्य वृद्धि निकालेंगे बाजार कीमत पे, फिर उसको हम शुद्ध करेंगे। शुद्ध करने के बाद फिर हम उसको फैक्टर कॉस्ट पे, मतलब साधन लागत पे करेंगे, स्टेप टू स्टेप करेंगे। जैसे मैंने पुरानी वीडियो में बताया था आय विधि और व्यय विधि में कि स्टेप टू स्टेप करने के कुछ बेनिफिट होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जीवीए निकाल लेते हैं, जीवीए एट एमपी। अच्छा, आप सबको समझ में आ रहा होगा जीवीए का मतलब क्या होता है। इसको हिंदी में कहते हैं सकल मूल्य वृद्धि बाजार कीमत पे, या बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि। ठीक, थोड़े इंग्लिश के टर्म लिखने से छोटा हो जाता है और स्पेस भी थोड़ी कम है, तो इसलिए जीवीए एट एमपी लिख दिया मैंने। अब इसमें वैसे बिल्कुल फॉर्मूला है, देखो पहले क्या प्लस होगा, बिक्री, ठीक। अब देखो इसमें दे रखा है अंतिम स्टॉक और प्रारंभिक स्टॉक, यहां पर स्टॉक में परिवर्तन दे रखा है, तो स्टॉक में परिवर्तन कर लेते हैं। तो अंतिम स्टॉक में से प्रारंभिक स्टॉक माइनस होता है तो स्टॉक में परिवर्तन आता है। तो जब प्रारंभिक स्टॉक जो है इसमें से माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 30 आ जाएगा क्या, स्टॉक में परिवर्तन। अगर आप सबको डायरेक्ट स्टॉक में परिवर्तन दे रखा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर अंतिम स्टॉक और प्रारंभिक स्टॉक दे रखा है तो इसमें से अंतिम स्टॉक में से प्रारंभिक स्टॉक माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, स्टॉक में परिवर्तन हो जाएगा, चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। तो इसमें से इसको माइनस करने से क्या है, -30, तो -30 प्लस करेंगे। अब माइनस किया जाएगा मध्यवर्ती उपभोग। अब देखिए मध्यवर्ती उपभोग, अच्छा आप कुछ चीजें और देख लीजिए। सबसे पहले यहां पर निर्यात, मैंने पिछले वीडियो में जो है, पिछले वीडियो में कह रहा हूं, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें मैंने निर्यात प्लस किया था, यहां पर निर्यात प्लस नहीं किया है। रीजन क्या है कि यहां पर डायरेक्ट बिक्री दे रखा है, इस बिक्री के अंदर ये निर्यात पहले से मौजूद है। और जब पिछला जो हमने प्रैक्टिकल किया उसमें जो देखो तो उसमें क्या लिखा हुआ था, घरेलू बिक्री, तो मतलब वो हमारे देश के अंदर बिक्री हुई है, और जो बाहर की बिक्री थी निर्यात वो अलग से दे रखा था। लेकिन यहाँ डायरेक्ट बिक्री दे रखा है, तो इसका मतलब ये टोटल बिक्री है जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में हुई और जो लोगों ने हमसे आयात भी किया है, मतलब कि हमने निर्यात किया उनको, ठीक है। तो वहां पर अलग था, लेकिन यहां पर क्या है, ये दोनों मिलाकर दे रखा है। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है कि जो हमने पिछला वो किया सम किया, तो उसमें तो हमने क्या करा कि भाई निर्यात को प्लस कर दिया, और यहां पर नहीं कर रहे हैं। यहां पर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बिक्री दे रखी है डायरेक्ट, और इस बिक्री के अंदर ये इंक्लूड है, ठीक, ये इसके अंदर मिला हुआ है, ठीक। अब यहां पर चेंज इन स्टॉक था तो हमने इसका इस्तेमाल कर लिया। अब देखिए मध्यवर्ती उपभोग को खोजना है, वो क्या है, तो देखिए इस डायरेक्ट देखा है मध्यवर्ती खरीद, ठीक, तो डायरेक्ट दे रखा आपको मध्यवर्ती खरीद। तो यहां पर देखिए मध्यवर्ती खरीद कितना है, -500। अब देखिए यहां पर कच्चे माल का आयात दे रखा है, तो कच्चे माल का आयात, अगर मान लीजिए यहां पर यह लिखा होता कि मध्यवर्ती खरीद किसमें, घरेलू सीमा के अंदर, तो क्या होता, इसको हम इसको और इसको दोनों को लेते, लेकिन यहां पर डायरेक्ट दे रखा है मध्यवर्ती उपभोग या मध्यवर्ती खरीद, तो इसके अंदर ये इंक्लूड है, इसलिए कच्चे माल का आयात जो है हम इस्तेमाल में नहीं लेंगे, ठीक। तो ये आपका आ गया जीवीए एट एमपी। जीवीए एट एमपी कितना हो गया, अब भाई 800 है,
और ये दोनों माइनस के हैं, तो 530 माइनस कर दो 800 में से, 530 माइनस कर दो 800 में से, 0 7 और यहां पर 7 270 हो गया। ठीक, तो ये आ गया जीवीए एट एमपी। हमें निकालना क्या है, एनवीए एट एफसी, मतलब शुद्ध मूल्य वृद्धि निकालना है साधन लागत पर। ठीक, तो अब इसको देखिए क्या करेंगे, अब जी को जो है हम नेट में बदल लेते हैं, मतलब शुद्ध कर लेते हैं, और शुद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, शुद्ध करने के लिए हम मूल्य ह्रास माइनस करते हैं। तो अब ये हो जाएगा एनवीए एट एमपी इक्वल टू 270 माइनस में मूल्य ह्रास कितना दे रखा है 30, तो ये हो गया 240। ठीक, अब हमें क्या करना है, फैक्टर कोष्ठ पे करना है। तो फैक्टर कोष्ठ पे करने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भाई शुद्ध अप्रत्यक्ष करो क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। तो ये हो गया एनवीए एट एमपी इक्वल टू 240 माइनस में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर करना है। तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर ध्यान से देखो, तो इसमें देखिए अप्रत्यक्ष कर नहीं दे रखा है लेकिन आर्थिक सहायता दे रखा है। तो आप सबको पता ही है कि भाई शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कैसे निकालते हैं, अप्रत्यक्ष कर में से हम आर्थिक सहायता क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहां पर अप्रत्यक्ष कर नहीं दे रखा है तो हम इसको 0 मान लेते हैं। चलो हमने शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकाल के देखते हैं क्या आता है। शुद्ध एनआईटी लिख देता हूं सीधा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को इंग्लिश में एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो हमने अप्रत्यक्ष कर 0 मान लिया, उसमें से आर्थिक सहायता माइनस कर देते हैं। तो आर्थिक सहायता जो है हमने क्या करा, ये 40 है, हमने आर्थिक सहायता क्या करा, माइनस करा। ठीक, आर्थिक सहायता माइनस करा 40, तो माइनस का 40 आ गया आपका शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अब इसमें से माइनस करेंगे, माइनस का 40 तो कितना हो जाएगा ये भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टोटल आ गया 280। ये जो आपका आया, ये आया एनवीए एट फैक्टर कोस्ट, एनवीए एट फैक्टर कोस्ट। ठीक, तो इस तरह से स्टेप टू स्टेप इसको करना है। ठीक, इसको आप सब उतार लीजिए, इतने में दूसरे क्वेश्चंस लिख लेता हूं वीडियो को पॉज करके। चलिए वे 2 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए पहले इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, उत्पादन का मूल्य। तो मैंने पहले ही कहा था कि जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है देख लो। उत्पादन का मूल्य होता क्या है जरा ये देखिए। तो उत्पादन का मूल्य होता है, उत्पादन का मूल्य, उत्पादन का मूल्य क्या होता है, बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन, स्टॉक में परिवर्तन। तो हमें कुल मिलाकर ये निकालना है, बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं उत्पादन का मूल्य। और जब मैंने जीवीए निकालने की बात की थी, जब मैंने उस टाइम जीवीए निकालने की बात की, तो जीवीए का फॉर्मूला क्या था, जीवीए एट एमपी। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था क्या था, उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, माइनस मध्यवर्ती उपभोग। ठीक है, उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, ये मैंने पिछली वीडियो में आप सबको बताया था कि फॉर्मूला किस तरह से बना हुआ है। इसके अंदर 2 चीजें आई, बिक्री और स्टॉक में परिवर्तन। ठीक है, तो उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, तो ये चीज ध्यान रखोगे तभी जाकर एक क्वेश्चन होगा। अब देखिए यहां पर क्या दे रखा है, साधन लागत पर मूल्य वृद्धि। साधन लागत पर मूल्य वृद्धि का मतलब ये हो गया, यहां पर आप सबको दे रखा है साधन लागत पर मूल्य वृद्धि, मतलब कि आपको दे रखा है ये जी एनवीए एट एफसी, आप सबको दे रखा है एनवीए एट एफसी। ठीक है, तो आप एनवीए एट एफसी का पूरा फॉर्मूला यहां पर लिख दीजिए। ठीक, एनवीए एट एफसी का पूरा फॉर्मूला क्या होगा ये लिख दीजिए और उसका कंपोनेंट लगा दीजिए, एनवीए एट एफसी। इसका फॉर्मूला क्या होगा देखिए, उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, ये तो हो गया आपका जीवीए एट एमपी, इतना फॉर्मूला हो गया जीवीए एट एमपी। फिर भाई नेट करने के लिए, शुद्ध करने के लिए हम मूल्य ह्रास माइनस करते हैं, यहां पर लिख दीजिए मूल्य ह्रास, मूल्य ह्रास, ये हो गया एनवीए एट एमपी का इतना फॉर्मूला हो गया एनवीए। और अब फैक्टर कोष्ठ पे करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, फैक्टर कोष्ठ पे करने के लिए हम क्या करते हैं, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस करते हैं। तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यहां पर लिख देते हैं हम, शुद्ध माइनस में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर।
ठीक है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो ये पूरा फॉर्मूला हो गया। अब जो जो चीजें हैं, जितनी भी ये आपको दे रखा है यहां पर लिख दीजिए, इजीली निकल जाएगा। तो आपको NVAT FC दे रखा है 100, ये हो गया आपका 100 इक्वल टू, अब मध्यवर्ती उपभोग जो दे रखा है, उत्पादन का मूल्य हमें निकालना है, तो हम इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, उत्पादन का मूल्य। एक मिनट, इसको मैं ब्लैक मार्कर से लिख देता हूं जिससे आप सबको फॉर्मूले और इसमें दिक्कत ना हो। ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो देखिए 100, अब उत्पादन का मूल्य निकालना है तो हमने इसको लिख दिया उत्पादन का मूल्य। ठीक, ये ऐसे कैसे निकालना है, जैसे भाई 10th के मैथ में करते थे वैसे के वैसे कर रहे हैं बिल्कुल। उत्पादन का मूल्य हमने यहां पर लिख दिया। उसके बाद माइनस क्या करना है, मध्यवर्ती उपभोग -75। ठीक, उसके बाद क्या करना है भाई, मूल्य ह्रास माइनस करना है, माइनस में मूल्य ह्रास 10। उसके बाद माइनस क्या करना है भाई, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या होता है भाई, उत्पादन शुल्क। उत्पादन शुल्क का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कर, और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या होता है कि अप्रत्यक्ष कर में से आर्थिक सहायता आप माइनस कर देंगे तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। तो अप्रत्यक्ष कर क्या हो गया, उत्पादन शुल्क। उत्पादन शुल्क में से आपने 5 माइनस किया तो कितना हो गया, 15 आ गया शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो इसमें से माइनस कर दिए शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अब क्या करो, ये सारे माइनस के हैं, यहां हो गया 100। ठीक, ये सारे माइनस के हैं, इस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, तो प्लस कर दीजिए 75, प्लस कर दीजिए 10 और प्लस कर दीजिए 15 इक्वल टू उत्पादन का मूल्य आ गया। ठीक है, उत्पादन का मूल्य आ गया, सब कुछ प्लस कर दीजिए। यहां पर हो गया कितना, ये 25, 100, 200, तो उत्पादन का मूल्य आ गया 200। तो बिल्कुल इजी था। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो चीज आपको दे रखी है उसका पूरा फॉर्मूला लिख लीजिए, और जो भी आपको नंबर्स दे रखे हैं करोड़ लाख में जो भी दे रखा है, जितना भी आपको दे रखा है वो इस एक तरफ लिख दीजिए। उसके बाद आप सबको बिल्कुल पता चल जाएगा माइनस प्लस कैसे कैसे क्या करने हैं। तो बिल्कुल सिंपल था। जिन बच्चों ने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो उनको उत्पादन का मूल्य और इन सब चीजों में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट पीछे का वीडियो देख लोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। तो उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग GVA होता है, GVAT MP होता है, माइनस कर हमने मूल्य ह्रास तो क्या हो गया, शुद्ध हो गया। फिर हमने माइनस करा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, तो ये फैक्टर कॉस्ट पे आ गया। ठीक, बाकी हमने जो जो चीजें दे रखी थी बिल्कुल वैसे के वैसे रख दी और इजीली उत्पादन का मूल्य आ गया। उत्पादन का मूल्य आ गया जो कि 200 यहां पर आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको उतार लीजिए वीडियो को पॉज करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्योंकि बड़ा है तो इसी तरफ करेंगे। तो देखिए चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसकी वैल्यू लिखना मैं भूल गया था, अभी मैंने वीडियो को पॉज करके इसकी वैल्यू लिखी है। तो चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले भाई हम GVAT MP निकालेंगे जो कि फॉर्मूले से निकलता है, फिर स्टेप टू स्टेप हम MVAT FC पे जाएंगे। तो बिक्री प्लस होगा जो कि 1000 है। उसके बाद देखिए क्या दे रखा है, स्टॉक में गिरावट। स्टॉक में गिरावट मतलब स्टॉक में परिवर्तन है और गिरावट मतलब ये माइनस में है, तो हम प्लस करेंगे माइनस का 70, या आप डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हो। पर गिरावट या आ जाए कि भाई स्टॉक में वृद्धि, तो वो स्टॉक में परिवर्तन ही होता है। अगर वृद्धि आएगा तो मतलब कि वो प्लस में है, और अगर गिरावट आता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ बेशक से प्लस में दे रखा है पर गिरावट मतलब माइनस में आपको रखना है। उसका देखिए 100 उपभोग के लिए उत्पादन, इसको प्लस किया जाएगा। अब प्लस क्यों किया जाएगा, मैंने जब इसकी सावधानियां बताई थी तो बताया था कि जब स्वयं उपभोग के लिए वस्तुओं को उत्पादित किया जाता है तो उसकी भी एक वैल्यू जो है हमारे राष्ट्रीय आय में ली जाती है। तो 100 उपभोग के लिए उत्पादन 120, इसको प्लस किया जाएगा। और इसके अलावा और कोई ऐसी चीज नहीं है, ठीक, जो प्लस किया जाएगा। इसके बाद मध्यवर्ती उपभोग जो है इसमें से माइनस किया जाएगा। तो मध्यवर्ती उपभोग में देखिए खर्चा क्या क्या है। अच्छा यहाँ पर देखिए निर्यात हमने प्लस नहीं किया है, फिर से वही रीजन है कि यहाँ पर कुल बिक्री दे रखी है। जब कुल बिक्री दे रखी है तो निर्यात प्लस नहीं होगा। अब देखिए खर्चे क्या क्या हुए हैं तो जरा देखते हैं। देखिए कच्चे माल का क्रय तो ये माइनस होगा एक, तो उसके बाद देखिए बिजली का खर्चा तो ये भी एक खर्चा हुआ है तो ये भी माइनस होगा।
ठीक, ये भी माइनस होगा, तो कुल मिलाकर 350 माइनस होगा। और ये इसका इसको हम प्लस कर लेते हैं तो कितना हो गया, ये 1120 में से माइनस करा जाएगा 70, क्योंकि ये माइनस में है, स्टॉक में परिवर्तन, -50 -300। अब इन सबको माइनस कर दीजिए तो ये 300 गए 820 में से 50 गए तो हो गए 770, और 70 गए तो ये 700, ठीक, तो ये हो गया 700। तो ये हो गया GVA@MP। एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं फिर से कि ठीक हुआ है नहीं हुआ है। ये हो गए 420 हैं, 420 और 1120 में से 420 जाएंगे तो 700, ठीक है, तो ये 700 हो गया GVA@MP। अब देखिए NVA करने के लिए वही, शुद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, मूल्यह्रास माइनस कर देते हैं। शुद्ध करने के लिए इसमें से मूल्यह्रास, तो देखिए मूल्यह्रास कहां पर है, इसमें से स्टॉक में गिरावट, 100 बोक कच्चे माल निर्यात, बिजली, आयकर उत्पादन, आर्थिक सहायता। देखिए मूल्यह्रास इसमें नहीं दे रखा है, तो मूल्यह्रास नहीं दे रखा है तो इसका मतलब ये हो गया कि मूल्यह्रास यहां पर 0 है। मैंने पहले ही कहा था कि अगर कोई चीज नहीं दे रखी है तो उस क्वेश्चन को गलत नहीं माना जाएगा, उसको 0 ले लिया जाएगा। तो ये 700 ही आ गया। उसके बाद MP को हम FC में कन्वर्ट करेंगे, ठीक, तो NVA@FC। अब साधारण लागत पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, साधारण लागत पे जाने के लिए हम जो आप शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता है वो माइनस करते हैं। अब यहां पर देखिए 2 कर दे रखे हैं, एक तो दे रखा है आयकर इस क्वेश्चन में, और एक दे रखा है उत्पादन शुल्क। तो देखिए जो आयकर होता है, इनकम टैक्स, वो डायरेक्ट टैक्स होता है, प्रत्यक्ष कर होता है, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता यहां पर, ठीक है, तो प्रत्यक्ष कर का कोई इस्तेमाल नहीं है। जो उत्पादन शुल्क है यही क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। तो अप्रत्यक्ष कर में से आप क्या करोगे, आर्थिक सहायता माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। तो ये इसमें से इसको माइनस करोगे तो 30 आ गया, तो माइनस कर दो 30, तो आपके सामने आ गया 670। ये आपका आंसर है 670। आई होप आप सबको समझ में आ गए होंगे। मैंने कुछ क्वेश्चन जो है छाट के लिए हैं, जिसमें सारी चीजें क्लियर हो जाए कि क्या चीज प्लस हो रहा है, क्या चीज माइनस हो रही है, और क्यों प्लस हो रहा है और क्यों माइनस हो रहा है। तो इन 4 क्वेश्चनों में काफी कुछ आप सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।